कह रहे थे उसके बाद मैं वापस सुमित जी के पास लौटूंगा। कुछ सवाल है, पहले दिलीप जी के पास आता हूँ। दिलीप जी कुछ कहना चाह रहे सर, जहाँ तक आपने ये राजनीतिक उसका संरक्षण का जो ये मुद्दा उठाया है, एक्चुअली मेरा मानना यह है कि ये अनैतिक का राजनीतिक संरक्षण में ही ज्यादा पनपता है। अच्छा, ये तो मुझे लगता है कि राजनीतिक व्यवस्था पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आपने नहीं खड़ा सर, किया है। इसमें देखिए कई बार ये न्यूज़पेपर्स में हमको पढ़ने को मिलता है कि साहब इसमें कई जो है उनके बड़े नेताओं के नाम और ऑफिसर्स के नाम और इनके नाम है, लेकिन वो लिस्ट खुलती नहीं है। चलिए, यही सवाल मैं सुमित जी के पास लेके आना चाह रहा था। सुमित जी, एक उन्होंने बड़ा सवाल उठाया है कि जब भी ऐसी कोई कार्रवाई होती है, कहीं पर भी अनैतिक कार्यों की कार्रवाई होती है, एक घोषणा बाकायदा उस समय होती है कि बहुत सारे नाम इन डायरियों में मिले हैं, पन्नों में मिले हैं और हम जल्द उस पर कार्रवाई करेंगे। 2 दिन बाद वो खबर भी गायब हो जाती है और वो नाम कहीं नहीं। आपको नहीं लगता कि अगर इन कार्यों में लगे लोगों के नाम सार्वजनिक हो जाएं तो कहीं ना कहीं शर्म से, डर से इन चीज़ों पर रोक लगेगी? ये सही है। ये मैंने आपको पहले भी निवेदन किया था कि ये हम पुलिस के तौर पर एक किसी केस विशेष को केवल केस के रूप में नहीं देखते हैं, उसके पीछे जो लोग काम कर रहे हैं, जो उसके किंग पिन हैं, उन तक हम जाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें हमने कोशिश की है, सफल भी हुए हैं। कई ऐसे प्रकरण पिछले 1.5-2 महीने में सामने आए हैं जिसमें जो मूल रूप से इसमें लोग इन्वॉल्व थे उनको पकड़ा है। इसके अलावा हाल ही में पिछले 1.5 साल में पुलिस कार्य योजना के तहत ऐसे ऑर्गेनाइज क्राइम जो माफिया के रूप में चिन्हित किए गए हैं और उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध स्पेशल मॉनिटरिंग सुपरविजन रखा गया है और उनके विरुद्ध प्रिवेंटिव कार्रवाई की गई है और समय समय पर उनकी चेकिंग होती रहे उन व्यक्तियों को चिन्हित करके, और उनके खिलाफ केस ऑफिसर स्कीम में जो हमारी स्पेशल ट्रायल स्कीम है जिसमें स्पीडी ट्रायल हो ताकि उनको सजा मिले, उनमें भी उनको लिया गया है। कमिश्नरेट में इस मुद्दे पर विशेष तौर पर कमिश्नर साहब का आदेश है कि इस प्रकरण में कोई भी प्रकरण दर्ज होता है उसकी तह तक जाएं, केवल उस केस विशेष को इंडिविजुअल उसमें नहीं देखें। और इसमें मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि जयपुर पुलिस द्वारा इस संदर्भ में पूरी कार्रवाई की जा रही है। सुमित जी, एक चीज़ और नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पुलिस के सामने भी कुछ परेशानी आती होंगी ऐसे लोगों को इस धंधे पर कहीं ना कहीं ब्रेक करने की? क्या लगता है, क्या परेशानियां पुलिस के सामने भी कुछ आती होंगी कि अब इसके रूप बदल गए, प्रकार बदल गए, अब वो मसाज पार्लर जयपुर शहर में खुल गए, बाढ़ की तरह मसाज पार्लर हो गए, सबको चेक भी नहीं किया जा सकता? परेशानियां क्या अभी सामने आती हैं बड़ी? आपकी बात में उसी बात को रेखांकित कर रही है जो मैंने अभी पूर्व में कहा कि पुलिस के प्रेशर से ये जो लोग हैं अलग अलग रूप में अब सामने आ रहे हैं। ये पुलिस का प्रेशर ही है कि जो डिफरेंट टाइप से ये काम करने का दूसरे रूप में प्रयास कर रहे हैं ताकि उनका जो ये काम है वो छुपा रहे। और दूसरा ये है कि मसाज पार्लर्स की बात है तो आज स्थिति ये है कि जिला साउथ में मसाज पार्लर की जहाँ तक बात है बड़ी स्ट्रॉन्ग कार्रवाई की गई है। हमारे द्वारा डिकोय भेजकर इनके बारे में समय समय पर मालूमात करते हैं और किसी भी रूप में ये धंधा सामने आता है जिसमें कि हमारे खुद के जो इंटेलिजेंस कलेक्शन है उससे सूचना है या किसी नागरिक से आए, उसमें तुरंत कार्रवाई की जा रही है। स्पेशल टीम्स बनाई गई हैं, कमिश्नरेट लेवल पे CIO का गठन किया गया है जिसके द्वारा काफ़ी अच्छा इसमें रिजल्ट दिया गया है। और हम तो ये चाहते हैं कि जो नागरिक है सबसे बड़ा इस चीज़ का स्रोत है। मैं निश्चित रूप से आप लोगों को विश्वास देना चाहता हूं कि आप जो भी सूचना देंगे वो गोपनीय रहेगी। हमको कोई इसमें अड़चन नहीं है कि आपका नाम गोपनीय रहे। हम आपसे कोई पूछताछ करने वाले नहीं है। आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में, आपके कोई भी किसी भी रूप में कोई चीज़ सामने आ रही जो अनैतिक है उसके बारे में बताएं और आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगी, इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आपको एक बार रोकता हुआ मंजू जी के पास आता हूँ। मंजू जी, शहर में जब आपको लगता है कि इस तरह के क्राइम हो रहे हैं जो ऑर्गेनाइज भी हो गए हैं, उनके रूप भी बदल गए हैं, आज इंटरनेट के माध्यम से देह व्यापार के काम हो रहे हैं, मसाज पार्लरों के माध्यम से हो रहे हैं देह व्यापार के काम, एक महिला जो इस शहर की है वो अपने आप को कितना सुरक्षित मानती है कि आखिर जब लोगों की मनोवृत्ति इस तरह की हो गई है तो आपको लगता है कि महिलाएं सुरक्षित हैं ऐसे माहौल में? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि जयपुर में महिलाएं सुरक्षित हैं। जयपुर में क्या, वैसे तो हर जगह ही हाल है, लेकिन जयपुर में जो अभी जितना क्राइम बढ़ रहा है और जो महिलाओं के प्रति जितना बढ़ रहा है आए दिन, चाहे देह व्यापार का हो, चाहे उसके चैन टूटने का हो, चाहे किसी भी तरह का हो, महिलाओं के प्रति जिस तरह के अत्याचार बढ़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो जल्दी, मतलब वो महिलाएं उसमें जल्दी से, मतलब महिलाओं को उसमें राहत मिलेगी। तो महिलाओं को राहत मिलने के लिए मुझे लगता है कि जैसे इन्होंने बोला
गुप्ता जी ने कि से महिलाओं के देह व्यापार के लिए ये पूरी तरह से मतलब उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे, जो भी आइडेंटिटी है उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे, गोपनीय रखेंगे या मसाज पार्लर पे। लेकिन मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि कुछ ऐसा होता है कि पुलिस वालों को भी कुछ पता होता है लेकिन फिर भी वो उसको छिपाते हैं और पुलिस वाले खुद भी इसमें लिप्त हैं। ये सवाल तो पुलिस पर उठते हैं, हम उनसे जवाब भी लेंगे। आपको रोकता हुआ एक बार मैं यहाँ पर अर्चना जी आपके पास आ रहा हूँ। कुल मिलाकर एक बड़ा सवाल है अर्चना जी, उस सवाल के साथ मैं वापस अनीता जी के पास भी आऊँगा क्योंकि मनोविज्ञान से जुड़ा सवाल है। क्या विकास के साथ आदमी की अवधारणा बदल जाती है? अगर कोई दुकान खुली है, उसके पास ग्राहक नहीं आ रहे तो दुकान स्वतः बंद हो जाएगी, लेकिन यहाँ ग्राहक बहुत तेजी से आ रहे हैं और इसलिए शायद ये धंधा फैल रहा है। तो क्या मनोवृत्ति का अंतर है? देखिए, मनोवृत्ति की भी अंतर है, वो आपकी बात सही है, परंतु यदि पूरे इस समस्या के मूल में जाने का प्रयास करेंगे तो आप देखिए कि जो सेक्स रेशो की समस्या आई है, सबसे बड़ी ये समस्या है। भ्रूण हत्या अगर बंद हो जाए, फीटिसाइड बंद हो, फीमेल फीटिसाइड, तो निश्चित रूप से इस पर काबू पाया जा सकता है। आप राजस्थान की बात करें, मैं कह रही हूँ सबसे ज़्यादा ट्रैफिकिंग यदि कहीं है तो वो है पंजाब और हरियाणा में। और इंडिया जो है वो तो ट्रांजिट और सोर्स और डेस्टिनेशन तीनों स्टेट बन चुका है, परंतु फिर भी आप देखें या अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों पर जाएं तो आप देखेंगे कि इसमें टियर सिस्टम होता है। तो अभी हमारे इसमें सेकंड टियर पे आए फर्स्ट से, यानी कि बहुत अच्छी स्थिति है, कंट्रोल करने की भी व्यवस्था हो रही है। परंतु मूल में जाएं तो देखें कि आज विघटित फैमिली हो गई है। ब्रोकन फैमिलीज़ के जो बच्चे होते हैं उनमें संस्कार नहीं होते, वो अपने फ्रस्ट्रेशन को, अपने इमोशंस की पूर्ति के लिए इस तरह के कामों में जाते हैं। यदि बालिकाएं जो हैं उनको परिवार से अब जब जा रही हैं पढ़ने के लिए तो आप देखेंगे कि दूसरे स्टेट में जाकर के या दूसरे सिटी में जब वो जाती हैं तो उनको लगता है कि इस मटीरियलिस्टिक सोसाइटी में हमारी जो आकांक्षा है उनकी पूर्ति कैसे की जाए। एक बहुत सुगम सा रास्ता ये उपलब्ध होता है। और इनके जो पिम्प्स हैं, अभी बताया डीसीपी साहब ने कि ऑर्गेनाइज्ड माफिया के माध्यम से इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज्ड है ये। और अब शायद चेहरे भी ऐसे हो गए जिनको आसानी से ट्रैप करना इनके लिए भी बहुत चुनौती है। ये इतना ऑर्गेनाइज्ड हो गया और इतना माफिया सपोर्टेड और यूं कह सकते हैं माफिया के द्वारा संरक्षित हो चुका है कि पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या। एक तरफ तो आपको क्राइम को कंट्रोल करना, और ये एक ऐसा सोशल क्राइम जो ऐसी जगह पनप रहा है कि घर भी सुरक्षित नहीं है। आप मसाज पार्लर्स छोड़िए, आप होटल्स को छोड़िए, आप जाके देखिए तो कॉलोनी के घरों में भी चल रहा होगा ये। और अभी मैडम ने बहुत अच्छी बात कही कि आप पड़ोस की समस्या को कहाँ तक निदान करेंगे, आपकी अपनी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। तो एक इसको साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखें तो ये एक ऐसी समस्या है जिसका निदान ना तो पुलिस कर सकती है ना कोई, इसका निदान होगा परिवार से समाज से और मूल्यों के। अर्चना जी निवारण पर मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बार अनीता जी के पास लौटता हूँ। अनीता जी, जो अर्चना जी ने बात कही है उसी बात को मैं और थोड़ा सा बढ़ाकर वही बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आदमी की मनोवृत्ति या एक जो अभी अगर इस क्राइम में या इन अपराधों में लगे हुए लोग हैं उनकी जो एज का ग्रुप अगर हम देखें तो वो एज ग्रुप बहुत छोटा होता जा रहा है। 14-15 से शुरू हो जाता है, जो कभी समझदार भी नहीं माने जाते थे। आजकल के जो मीडिया बढ़ रहा है, मीडिया में जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, इंटरनेट पे जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, मानवीय मूल्य गिरते जा रहे हैं, स्वच्छंदता बढ़ती जा रही है, डिसिप्लिन कम होता जा रहा है। वही कारण है ब्रोकन फैमिलीज, एकल फैमिलीज, जिसमें जैसा मैडम ने अभी कहा कि आजकल परिवार में बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ पे उन पर कोई रोकथाम नहीं होता है, एक डिसिप्लिन नहीं होता है, इस वजह से वो लोग इन गलत आदतों में चले जाते हैं। दूसरा, एक पीयर रिलेशनशिप या पीयर प्रेशर बहुत एक इम्पॉर्टेंट कारण है कि मेरा दोस्त ये चीज़ इसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है। इसका कारण क्या है कि ये इतना महंगा मोबाइल ले सकती है जबकि मैं नहीं ले सकती। इसका क्या कारण है? अच्छा, ये वहाँ उस पार्टी में जाती है, मुझे भी वहाँ जाना है। ये जो पीयर प्रेशर है, इस वजह से भी कुछ लड़कियाँ इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती हैं और फिर ये तो एक दलदल है जिसमें एक बार जो फंस गया वो बाहर आ नहीं सकता। बहुत बड़ा दलदल है इसमें, चाहे वो किसी भी पार्ट पर हो, चाहे ग्राहक के रूप में हो या पेशावर के जो पेशेवर हैं उनके रूप में हो, जो भी फंस गया वो बाहर नहीं आ पाता। इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। राजधानी जयपुर में गुलाबी अपराध बढ़ने लगे हैं, मेट्रो के रूप में विकसित हो रहा है जयपुर। इसका मुख्य कारण समाज और परिवार दोनों ही है। अपराध में कोई रोकथाम नहीं,